हेलो बच्चे, कैसे हो आप लोग? कैसे हो? रॉक बम्बास्टिक एंजॉय कर रहे हो? ओके, सो वंस अगेन वेलकम बैक। मैं हूं विपिन वत्स और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा तो पहले उसको देख लेना, फिर इसको देखना, ठीक है ना। तो सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है अपन द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना, राइज करना, ठीक है। कौन? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, कैसे करेगा हम लोग देखते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चे सबसे पहले अपन इसमें यह समझेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। जब बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ जाएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी समझ में आ जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या? ओके, तो हम लोग पहले ही डिस्कस करते हैं क्या बॉइलिंग पॉइंट। यस, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या, है ना। मैं इसको टीबी से इंडिकेट कर देता हूं, दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर भी कह सकते हो। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट से कोई ऐसा नहीं है जो कि फैमिलियर ना हो। इवन वो अंबानी का बच्चा हो या फिर एक फार्मर का बच्चा हो, हर कोई बॉइलिंग पॉइंट से फैमिलियर है ना। बॉइलिंग पॉइंट या और बॉइलिंग टेम्परेचर जनरली क्या होता है? वही होता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर कोई लिक्विड बॉईल करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, हर किसी को मालूम है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बात समझ में आ रही ना। तो वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। बट एक्चुअली इसको अच्छे से समझना है। हम लोग जो इवन 9th-10th के क्लासेस में हम लोग पढ़ते हैं कि जिस टेम्परेचर पे एनी लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर। बट यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग टेम्परेचर है उसको बच्चे हम लोग वेपर प्रेशर के साथ रिलेट करके देखेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. Yes, atmospheric pressure, okay, is called is called boiling point. मैंने क्या लिखा कि जिस टेम्परेचर के ऊपर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है बच्चे, उसी टेम्परेचर को हम लोग कहते हैं क्या? बॉइलिंग टेम्परेचर। अब आओ जरा इसको अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करते, ठीक है। एक कंटेनर ले लो, ठीक है ना, एक कंटेनर ले लो। हर किसी के घर पे कंटेनर होता है, हर किसी के घर पे पानी बॉयल होता है। कोई ऐसा है क्या जिसके घर पे पानी बॉयल नहीं होता? मेरे घर में तो होता है, आई होप कि तुम लोगों के घर पे भी पानी बॉयल होता होगा, है ना। तो एक कंटेनर इधर है ना, पानी ले लो, इसमें वाटर ले लो, ब्लू है पानी, और दिन भी शानी। देखो ये हमने पानी ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया। अब क्या, जैसे तुम कंटेनर पे लेते हो, उसको बॉईल करते हो, तो क्या रूम टेम्परेचर पे कंटेनर में पानी लिया और बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाता है क्या? नहीं आता है ना। उसको गैस जलाते हो, फिर रखते हो उसके ऊपर, ठीक है ना। तो मान लो कि हमने यहाँ पे क्या किया, रूम टेम्परेचर पे अभी देखो इसमें कोई बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं आया, पानी खौलना स्टार्ट नहीं हुआ। जब खौलने लगता तभी कहते हैं ना भाई ये उबलने लग गया, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या करें, नीचे आग लगा देते, आग लगा दो, आग लगा दी, ठीक है। जब ये आग लगाएंगे, अब जरा देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा बच्चे, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। मान लो कि यहाँ पे जो प्रेशर होगा ये 1 atm के बराबर है। जरा समझना इसको अच्छे से समझो। 1 atm प्रेशर है ना। जब ओपन बर्तन होता है
बर्तन को गर्म करते हो तो उसके जो प्रेशर होता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया, ठीक है। अब देखो ये लिक्विड है तो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ उसका वेपर्स होता है, और जब वेपर्स होगा तो वेपर प्रेशर भी होगा, क्योंकि जो वेपर्स इसके ऊपर जो प्रेशर लगाएगा वही उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर। मतलब प्रेशर कौन लगाएगा, वेपर, तो वेपर प्रेशर वही हो गया है ना, वेपर के द्वारा, राइट, एकदम शुद्ध हिंदी, ठीक है। तो वेपर जो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा उसी को क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर बोलोगे। बात समझ में आ रही ना। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर पानी बॉयल नहीं होता। मैंने क्या बोला कि जिस टेम्परेचर के ऊपर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है ना बच्चे, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जब इसको हीट करोगे, ठीक है, तो हीट करोगे तो वेपर्स बनेगा, बनता है नहीं बनता बताओ, वेपर्स बनता है ना। जब वेपर्स बनता है तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे हीट करोगे, हीट देना स्टार्ट करोगे, इसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर इसका वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड जो तुमने यूज कर रहे हो उसके वेपर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, और नहीं तो किसके ऊपर डिपेंड करता है बताओ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दोगे, मान लो 1 एटीएम से 2 एटीएम कर दोगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दोगे, मान लो कि देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करे, अगर मैं यहां पे ये कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रिड्यूस कर दिया इसको, तो रिड्यूस करने के बाद क्या होगा, जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो जल्दी से बराबर हो जाएगा ना, कम ही टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो जिस भी टेम्परेचर पे बराबर हो जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, है ना। जरा देखो मैं एक ग्राफ से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो हमने ग्राफ यहाँ पे ले लिया, क्या मान लो हमने यहाँ पे ग्राफ ले लिया, ये तुम्हारा आपका हो गया, ये आपका हो गया टेम्परेचर, ठीक है जी, और यहाँ पे मैं ले लूं क्या, इसका वेपर प्रेशर ले लिया, वेपर प्रेशर ले लिया, और यहाँ पे मान लो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम लिख दिया, मान लो ये एटीएम 1 है। दूसरा एक और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैं इस तरीके से ले लूं, देखो यहाँ पे है ना, ये एटीएम 2 है, मान लो ऐसा ले लिया ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और फिर मैंने तीसरा मान लो कि ऐसा ले लिया। मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ही डिपेंड करेगा और किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अब देखो मान लो कि ये वेपर प्रेशर है, कोई लिक्विड ले लिया, तो कोई लिक्विड है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये वाटर मैंने यूज कर लिया, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा ना। तो मान लो कि यहाँ पे ये इसका वेपर प्रेशर भी यहाँ पे है। जब टेम्परेचर जैसे इसको बढ़ाना स्टार्ट करोगे, टेम्परेचर देना स्टार्ट करोगे, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा ना, बोलो। और यहाँ पे ये मान लो कि फर्स्ट यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मेरा ये है, बात समझ में आ रही ना, तो एटमॉस्फेरिक पर जैसे ये वेपर प्रेशर इसके बराबर हो जाएगा जिस टेम्परेचर के ऊपर, मान लो इसको हमने मान लिया क्या, T1 मान लिया, इसको क्या मान लू, T1 मान लिया, ठीक है। तो इसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मान लो सेम यहां से वेपर प्रेशर, मान लो ये मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां से बढ़ना शुरू होगा, बढ़ते 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 जिस टेम्परेचर बेस पे इसके बराबर हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, T2 मान लिया। और अगर मान लो मेरा ये यहाँ पे ऐसे बढ़ाता 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 यहाँ पे आ गया, ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, T3 हो गया। बात समझ में आ रही है, T3 हो गया। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है, एक ही लिक्विड हमने लिया है, सेम लिक्विड है, बट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट देखो डिफर कर रहा है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो उसकी बॉइलिंग टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि T3 जो होगा यहाँ पे ग्रेटर होगा देन T2 एंड देन फिर क्या, T1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मैं तुमको समझा पा रहा हूँ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली क्या याद रखोगे मेरे बच्चे, कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगी उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और दूसरा तुम ये कह सकते हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसकी, वेपर प्रेशर का। किसकी हो जाएगी, वेपर प्रेशर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। बोले तो जितनी ज्यादा वेपर प्रेशर होगी जिस लिक्विड का, उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम हो जाएगा। जरा मैं दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है, दिखाऊं। ये इसको पहले अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट है भाई हाथ उठा लेना, ठीक है, हाथ उठा के पूछ लेना है। पूछने में शर्म काहे की, पूछ लेना, फटाफट कमेंट करके भी पूछ सकते तुम लोग। तो इतनी बात समझ में आ रही तो मैं आगे चलूं, ठीक है, मिटाने वाला तो है नहीं।
आज ब्लू है, पानी पानी और दिन भी शानी शानी। आ जाओ इन द बीच यार, फुटो मेरी खींच। चलो अभी फटाफट अभी देखो, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, तुम लोगों ने देख लिया होगा ना। अब वेपर प्रेशर अभी मैंने देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दिया ना। अब जरा देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये टेम्परेचर है। अगेन यहाँ पे टेम्परेचर हमने ले लिया, ये टेम्परेचर ले लिया, और यहाँ पे एथे ले लिया मैंने, वेपर प्रेशर ले लिया, वेपर प्रेशर, ठीक है। और ये मान लो मेरा क्या है, एटीएम है ना, कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे। अब मान लो कोई लिक्विड है, इसका वेपर प्रेशर मान लो यहाँ पे है, बात समझ में आ रही है। टेम्परेचर बढ़ाया जी, ठीक है, तो वेपर प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे बराबर हो गया वही उसका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर हो गया, T1 मान लिया। अब मान लो कोई लिक्विड, उसका वेपर प्रेशर कम है, यहाँ पे है वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर कम है तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे आप टेम्परेचर दोगे ये वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ जी ना जी, बोलो जयकारा लगा दो। यहाँ पे एक बार देखो, ये तुम्हारा टिक टू हो गया। वेपर प्रेशर और नीचे कर दो, वेपर प्रेशर यहाँ पे आ गया, तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए। तो ये आपका हो गया क्या, T3। बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी बताओ, T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1। वाई नहीं हुआ बोलो। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, दिख रहा ना। इसका मतलब जितनी ज्यादा वेपर प्रेशर होगी तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर पे वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएंगे। जितना वेपर प्रेशर कम रहेगा उतना टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा उसके वेपर प्रेशर बढ़ाने के लिए। बात समझ में आ रही ना। तो बॉइलिंग टेम्परेचर उतना ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने दो बातें बताई यहाँ पे, एक बातें बताई, एक बातें दिमाग में, दो बातें दिमाग में रखोगे क्या क्या। एक बातें मैंने बताया कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड सेकंड इज द बॉइलिंग पॉइंट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना सबसे पहली बात, तभी न्यूमेरिकल्स बनेगा, है ना। पर्पस क्या होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, बट अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से अगर हर एक चीज को क्लियर करोगे ना, तो मुझे नहीं लगता यार कि न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। ये बात समझ में आ रही ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या समझ में आ रही है। अच्छा जरा देखो यहाँ पे, अगर तुम ग्राउंड के ऊपर है ना, एक एग्जांपल्स मैं ऐसे ही बताता हूं कि ग्राउंड के ऊपर तुम पानी बॉयल करो, और दूसरा हिल्स के ऊपर चले जाओ, लद्दाख के पहाड़ियों पे, हिमालय पे जाके पानी गर्म करोगे। पानी पहले बॉयल कहां पे होगा बताओ, जमीन पे पहले बॉईल करेगा या हिल्स के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर बॉईल करेगा, बोलो। तो ऑफ कोर्स कहां पे पहले बॉईल हो जाएगा, पहाड़ियों के ऊपर। क्या ये बात समझ में आ रही क्या, बोलो। पहाड़ियों के ऊपर जल्दी से बॉईल करेगा ना, क्यों, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे, सबको मालूम है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पानी जल्दी से बॉईल करेगा ना, बोलो। अभी दिखाया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा है तो जल्दी से वेपर प्रेशर बना हो जाएगा। बट ग्राउंड के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होती है। तो अगर वाटर जमीन के ऊपर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होती है, तो हिल्स के ऊपर, पहाड़ी पे कितने पे गर्म हो जाएगी, 70-80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो जाएगा गर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्यों गर्म हो रहा है भाई, कि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो फटाक से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, बताओ, ठीक है, कि जो खाना पकाना होता है, जो कुकिंग होता है ना, वो ग्राउंड पे जल्दी से होगा या फिर पहाड़ियों के ऊपर, बताओ जल्दी से बताओ। खाना बनाना कहां पे सिंपल होगा, कहां पे इजी होगा, जमीन पे जल्दी से खाना पकेगा या पहाड़ियों के ऊपर। कोई बच्चा बोलेगा पहाड़ियों के ऊपर जल्दी से बनेगा। देखो एक हमने यहां पे लिया, इधर अपन खाना बना रहे हैं, क्या बना रहे, दाल बना रहे, दाल, है ना। इसमें हमने पल्सेस ले लिया, क्या ले लिया, पल्सेस। और ये कहां पे बना रहे बताओ, ये ग्राउंड के ऊपर है, ग्राउंड के ऊपर है। और चलो आज हम लोग पिकनिक मनाते हैं, दाल बनाते हैं, यहाँ पे दाल 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 दाल, प्रोटीन होता है जी, प्रोटीन, दाल खाना चाहिए सबको, ठीक है। ये देखो, ये हम कर रहे हैं कहां पे, हिल्स के ऊपर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो पल्सेस जो यहाँ पे हमने लिया, कहां पे जल्दी आसानी से पक जाएगा, मेरे को ये बताओ। बहुत सारा बच्चा बोलेगा हिल्स के ऊपर, बोलेगा ऐसा क्यों जी, तो बोलेगा सर हिल्स के ऊपर पानी जल्दी से बॉईल कर लेगा, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो कि यहाँ पे ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉईल कर गया, और यहाँ पे सबको मालूम ग्राउंड पे कितना में करता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल करता है। क्या ये बात समझ में आ रही ना। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो रहा है, मतलब पानी जल्दी खौलेगा यहाँ पे, तो खाना यहाँ पे जल्दी पकेगा, यहाँ पे क्या लेट से पकेगा। बट ऐसा नहीं है, पानी यहाँ पे जरूर थोड़ा सा क्या जल्दी गर्म होगा, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे जल्दी अचीव हो जाएगी, बट यहाँ पे क्या थोड़ा लेट से होगा। लेकिन जब एक बार पानी बॉइलिंग पॉइंट को अटेन कर लेता है तो फर्दर उसका टेम्परेचर राइज नहीं करता। सबको पता होगा ना कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर खौलना शुरू हो गया तो फिर तुम गैस जितना मर्जी उसको तेज कर दो,
कोई सोचता है गैस ज्यादा तेज करने से खाना जल्दी पकता है, बेवकूफी है, लोग गैस बर्बाद करते हैं। बात समझ में आ रही ना? क्योंकि एक बार जब वाटर बॉइलिंग टेम्परेचर अटेंड कर लिया तो फिर तुम कितना भी गैस तेज कर दो भाई, उसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर नहीं होना जब तक कि सारे लिक्विड वेपर्स में ना कन्वर्ट हो जाए। कई सारी ऐसे हमारी जो भी है, माँ है, आंटी है, जो भी है, वो समझती है ऐसा कि गैस जल्दी तेज कर दो खाना जल्दी बन जाएगा। नहीं, ऐसा देखा, मान लो तेज गैस कर दिया, ठीक है, दाल डाल दो उसमें, फटाफट 3 सीटी दे दिया, नहीं बनता, वो नहीं बनता भाई, देख लेना करके। बात समझ में आ रही ना? तो यहाँ पे 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है, यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो रहा है। तो अब ये सोचोगे कि यहाँ पे दोनों बॉयल कर गया, अब इसका टेम्परेचर जब एक बार बॉइलिंग पॉइंट अटेंड कर लिया तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, 80 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो पल्सेस जो हमने स्टफ डाला है इसके अंदर, उसको कितना टेम्परेचर मिल रहा है? 80 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है, जबकि यहाँ पे कितना मिलेगा इसको? 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा, ठीक है। तो ये जल्दी पकेगा ना, ये लेट से पकेगा क्योंकि यहाँ पे इसको कम टेम्परेचर मिल रहा है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है। और दूसरा एग्जांपल देखो, प्रेशर कुकर में, एक ओपन बर्तन में तुम खाना बनाते हो और एक प्रेशर कुकर में सीटी मारते हो, खाना जल्दी बन जाता है ना। तो प्रेशर कुकर के अंदर जल्दी खाना क्यों बनता है? क्योंकि जब उसको पैक कर देते हो ना तो जो प्रेशर होता है बाहर का, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसका बढ़ जाता है, 1 एटीएम से 1.5 एटीएम 2 एटीएम हो जाता है। समझ में आ रही ना? तो अंदर जब उसको गर्म होता है ना तो बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड की जगह कितना हो जाता है बताओ? 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे हो जाता है। तो उसके अंदर जो दाल है उसको कितना टेम्परेचर मिलेगा? 140 150 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा। लेकिन जब ओपन बर्तन में खाना बनाते हैं तो पानी कितना होगा? 100 पे क्या बॉयल हो जाएगा। और उसके अंदर जो चीजें हैं, तुम राइस रखते हो या पल्सेस रखते हो, चिकन मटन कुछ भी रखते हो, उसको मिलता कितना? ओनली 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। इसीलिए क्या होता है, वो लेट से पकता है और प्रेशर कुकर में जल्दी से बनता है। बात समझ में आ रहा है? तो क्लियर कट हो गया क्या बॉइलिंग पॉइंट। अब हम लोग आगे चलते हैं किसके ऊपर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किसकी बातें करेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बच्चे देखो, मैं थोड़ा सा इसको एलेबोरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। अब जरा देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब मान लो यहाँ पे हम लोग एलिवेशन देखते हैं कि ये मेरा क्या सॉल्वेंट है, कैसा जी? प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड की बात करोगे, ठीक है। तो मान लो सपोज करो ये मेरा क्या प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट समझते हो ना, ठीक है। ये पानी है अपना, प्योर सॉल्वेंट है। और प्योर सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर मान लो इसको हम लोग मानते हैं क्या? टीबी नोट मान लिया। कोई प्रॉब्लम है जी? टीबी नोट किसकी? अगर कहीं पे टी नोट लिखा हुआ है, टी नोट क्या समझोगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड और प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब जरा देखो इसके अंदर हमने क्या किया? सॉल्यूट डाल दिया। क्या डाला यहाँ पे? सॉल्यूट डाला। तो सॉल्यूट डालने पे यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ? ये सॉल्यूशन बनेगा नहीं बनेगा? ये सॉल्यूशन बन जाएगा। बोलो, अभी तक ये क्या था? प्योर सॉल्वेंट। जैसे उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल दिया, नॉन वोलाटाइल जो वेपर फेज में नहीं आ सकता, जो इवापोरेट नहीं हो सकता, तो जैसे इसमें तुमने नमक डाल दिया, चीनी डाल दिया, यूरिया डाल दिया, तो ये बन गया बच्चे सॉल्यूशन। ये क्या बन गया? अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, अभी ये प्योर नहीं रहा, ये सॉल्यूशन हो गया। अब मान लो इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी? टीबीएस है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीएस एंड बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट। अब देखो मेरी बात, मैंने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में बताया था, ठीक है, कि जब प्योर सॉल्वेंट में तुम सॉल्यूट ऐड करते हो, किसमें? जो प्योर सॉल्वेंट है उसमें अगर तुम सॉल्यूट मिलाते हो तो उसकी वेपर प्रेशर कम होती है। क्या मैंने बताया था? नहीं बताया था? वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल जो सॉल्वेंट को वेपर फेज में आने से रोकता है, उसकी स्कैपिंग टेंडेंसी को कम करता है। ऑलरेडी डिस्कस इन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, देखो पहले उसको। तो जैसे सॉल्यूट यहां पे डालोगे, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतनी ज्यादा वेपर प्रेशर कम हो जाएगी। अब जरा देखो वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट को रिलेट करो। अभी बताया कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे यहां पे वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो एक बात हमेशा दिमाग में, अपनी खोपड़ी में जगह दे दो, उसको स्थान दे दो, क्या? कि सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज ज्यादा होगा प्योर सॉल्वेंट से, प्योर लिक्विड से। क्लियर है? क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों बोलोगे कि प्योर सॉल्वेंट में जब हम लिक्विड सॉल्यूट डालेंगे सर जी, तो उसकी वेपर प्रेशर कम हो जाएगी, और जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर है ना? अब जरा देखो, ये तो फिक्स है ना
प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा, जैसे वाटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है। अब यहाँ पे जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाते जाओगे, जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाते जाओगे, उतना वेपर प्रेशर कम होता जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। हाँ जी ना जी। तो दोनों का डिफरेंस कितना से बढ़ रहा है, वही तो एलिवेशन है, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतनी ज्यादा वेपर प्रेशर कम, तो बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। कितना से बढ़ रहा है, वही तो एलिवेशन है। बोलो हाँ या ना, बोलो डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस अगर देखोगे यहाँ पे कि जो डेल्टा टीबी है, अभी तन्ने के हो गया, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, टीबीएस। ध्यान से देखना इस शख्स को, टीबी नो, यही हो गया ना, बोलो डेल्टा टीबी, ये हुआ नहीं हुआ। और ये जो डेल्टा टीबी है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलोगे इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही तो इंक्रीज है। डेल्टा टीबी कितना से चेंज हो रहा है, मस्ट रिमेंबर दिस इज द कांस्टेंट। चेंज का हो रहा है, बढ़ किसका रहा है, बॉइलिंग पॉइंट तो सॉल्यूशन। जितना सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। मतलब जितना ज्यादा यहाँ पे बच्चे सॉल्यूट ऐड करोगे, डेल्टा टीबी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बोलो एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। डेल्टा टीबी बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये बढ़ता जा रहा है, तो डिफरेंस बढ़ेगा ना, बोलो क्लियर है। तो डेल्टा टीबी मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ, इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। हाँ जी ना जी बोलो, कोई शक है इसमें, क्यों कि जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा सॉल्यूट हम डालेंगे उतनी ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी और उतना ज्यादा डेल्टा टीबी बढ़ेगा। डेल्टा टीबी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो ये क्लियर हो गया, ये प्रूफ हो गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है बच्चे, वो क्या है बताओ, वो क्या है, वो क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर के ऊपर, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या मैं डिफाइन कर सकता हूं, क्या बोलो, यहां पे लिख सकते हो ना, द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड प्योर solvent is called elevation in boiling point। क्लियर है बच्चे, मतलब साफ है कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबीएस माइनस टीबी नोट। ठीक है, और मस्ट रिमेंबर कि जो बॉइलिंग पॉइंट होती है ना, यहां पे लिख देता हूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है किसकी, सॉल्यूशन का, ऑलवेज ग्रेटर होगा बॉइलिंग पॉइंट किससे, सॉल्वेंट की। जो प्योर सॉल्वेंट होगा ना, जो प्योर सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। जरा आप इसको देख लो, अच्छे से देखो इसको, फिर चलते हैं हम लोग आगे, अपन चलते हैं आगे। ठीक है, मिटा दो ना अब इसको, क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब जरा देखो, ग्राफ से समझाने की कोशिश करता हूं, इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। बोलो, ग्राफ दिखाता हूं मैं यहाँ पे। मान लो हमने प्लॉट कर लिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिया क्या, टेम्परेचर ले लिया। टेम्परेचर ये अपन क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम है। ठीक है, और यहां पे हमने क्या ले लिया, वेपर प्रेशर ले लिया। बात समझ में आ रही है। अगर देखो प्योर सॉल्वेंट है तो क्या बोलोगे, प्योर सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर ज्यादा होती है, हाँ या ना बोलो। ठीक है, तो जब ये हो गया, ये तुम्हारा क्या है, वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का, और ये वेपर प्रेशर किसका मान लो, सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उसकी वेपर प्रेशर कम होती जाएगी। तो अब देखो सॉल्वेंट का केस लोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, और जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा हो गया टीबी नोट हो गया। ठीक है, और सॉल्यूशन वाले केस में भी जब टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ते 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 क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर में बराबर हो जाएगा वही उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, डेल्टा टीवी, ये टीवीएस हो गया। तो ये जो डिफरेंस है ये तुम्हारा क्या हो गया बच्चे, ये सॉल्वेंट हमने यूज किया और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है ना, ठीक है, और ये जो डिफरेंस है यही कहलाएगा क्या, डेल्टा टीबी कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये तो कांस्टेंट है ना, प्योर सॉल्वेंट है। अब सॉल्यूशन में जितना ज्यादा तुम सॉल्यूट डालोगे ये वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, मतलब ये जो गैप है ये बढ़ता जाएगा, डेल्टा टीबी बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही ना। तो क्लियर कट हो गया ना कि डेल्टा टीबी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि
नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे उतनी ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी, तो ये डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, क्लियर हो गया। अब जरा देखो बच्चे, अब यहां पे क्या लिखोगे कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको कि डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, स्मॉल एम मोलालिटी को रिप्रेजेंट करते। अब इस साइन को हटाकर, ठीक है, एक कांस्टेंट लगाते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू क्या एम हो गया। ठीक है जी, ये फॉर्मूला याद रखोगे। जो केबी है ना, ये कांस्टेंट है और इसको बोला जाता है मोलल एलिवेशन, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। बात समझ में आ रहा है? या इसी का नाम होता है, बड़ा भयानक नाम है, इबू 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 इबू, है ना, इबुलियोस्कोपिक स्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं इसको। बात समझ में आ रहा है? इबुलियोस्कोपिक constant. Delta TB is equal to KB into M because delta TB is directly proportional to the molality of the solution. बात समझ में आ रही है? अब देखो, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर जा रहे हो, जो भी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है, तो कभी कभी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देता है व्हाट इज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, 1 मार्क्स में पूछता है। और बड़े आराम से तुम इसको डिफाइन कर लेना, अच्छे से देखोगे, देखो अभी याद कर लेंगे। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, रट्टे मारने के कहीं पे कोई चांस नहीं है। जरा देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि डेल्टा टीबी इसका तुमने क्या लिया बताओ, केबी इंटू एम लिया ना। मान लो कि मोलालिटी एम कर दे, 1 कर दिया, मोलालिटी 1, ठीक है, तो मोलालिटी 1 हो गया, तो यहाँ पे डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, केबी होएगा नहीं होएगा? होएगा ना केबी, बोलो केबी किसके बराबर हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बराबर हो गया ना। मोलालिटी 1 का मतलब क्या, मोलल सॉल्यूशन हो जाएगा ना। तो सिंपली लिखेंगे, केबी को डिफाइन करना है, डेल्टा टीबी क्या, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप क्या लिख सकते हो, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो क्या मैं उसको यहां पे लिख सकता हूं, बोलो, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑफ मोलल सॉल्यूशन इज कॉल्ड व्हाट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्लियर है? बोलो, the increase in boiling point of molal solution is called क्या हो जाएगा, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट हो जाएगा। क्या बात बच्चे समझ में आ रही ना? अब जरा देखो थोड़ा सा और मैं इसको समझाता हूं। मोलालिटी 1 का मतलब क्या हो गया जी? मोलालिटी 1 का मतलब क्या, मोलालिटी 1 का मतलब क्या हो गया बताओ? अगर कि कोई सॉल्यूशन है, अगर मैं बोलूं ये सॉल्यूशन है, इसका मोलालिटी मान लो कि 1 है, मोलालिटी कितना है, 1 है, तो इस मोलालिटी 1 का मतलब क्या हो गया बताओ, कि इसमें 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व होगा कितने में बताओ, 1 kg सॉल्वेंट में। बोलो, मोलालिटी 1 का मतलब ये हो गया ना कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। क्लियर है ना? तो यहां पे तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, बोलो क्या, मोलालिटी 1 का मतलब तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो ना, बोलो, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है? केबी इक्वल टू डेल्टा टीबी, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन 1 मोल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। वेरी सिंपल। तो क्या मैं लिख दूं इसको? यस, लिखता हूं। क्या हो गया, द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, okay, the increase in boiling point of solution कब, when 1 mole solute dissolve in 1 kg solvent। क्लियर है बच्चे?
मोलिलिटी 1 का मतलब समझ में आ रहा है ना, या तो आप ये लिखना, नहीं तो फिर आप ये यूज कर लेना कि 1 मोल सॉल्यूट जब हम 1 kg सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें जो इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोलोगे। कोई प्रॉब्लम नहीं जी, ठीक है, ओके फाइन, इतना तो समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। केबी इक्वल टू कितना हो गया, केबी इक्वल टू कितना हो गया, केबी इक्वल टू कितना हो गया बच्चे, केबी इक्वल टू कितना हो गया, इतनी बात समझ में आ रही ना। सो अब यहाँ पे जरा देखो डेल्टा टीबी, अभी यूनिट अगर इसका देखोगे डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो गया, केबी इंटू एम है ना। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट की बात करूं इसकी, तो यूनिट देखो क्या हो जाएगा इसका, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम हो जाएगा ना। तो केबी क्या हो जाएगा, केबी बराबर क्या होगा बताओ, डेल्टा टीबी अपॉन में क्या एम कर लोगे ना, मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी क्या, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसको या तो तुम क्या कर सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड में इसको दिखा सकते हो, डिग्री सेंटीग्रेड में दिखा सकते हो इसको, ठीक है। नहीं तो क्या दिखा सकते हो, केल्विन में, ठीक है। अपॉन क्या करोगे, मोलालिटी, और मोलालिटी क्या होता है बताओ, मोल्स पर केजी होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, केल्विन केजी ऊपर चला जाएगा, तो केल्विन केजी, और ये क्या होगा पर मोल, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड यूज कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, केबी का बच्चे यूनिट हो जाएगा, यूनिट। क्लियर है ना यहाँ पे, बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ओके। अब हम लोग चलते देखो कैलकुलेशन ऑफ केबी, कैलकुलेशन ऑफ केबी किसके लिए भाई, फॉर वाटर के लिए, वाटर के लिए हम लोग केबी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। मान लो कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन है ये, ठीक है, और इसमें क्या बताओ 1 मोल सॉल्यूट डाला हुआ है, 1 मोल, सॉरी मान लो ऐसा है, ये अभी प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, बढ़िया। अब इसकी टेम्परेचर जो होगी टीबी नोट जो है वो कितना हो जाएगा बताओ, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्या सबको मालूम है, बोलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जब इसको तुम सॉल्यूशन बनाओगे तो इसमें कितना 1 मोल, कितना ने डाला 1 मोल सॉल्यूट डाला, ठीक है, और ये कितना है 1 केजी सॉल्वेंट है। तो 1 केजी सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट डालोगे तो उसका जो टेम्परेचर जो होता है एक्सपेरिमेंटली वो होता है 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बात समझ में आ रही, कब, जब प्योर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। जब इसमें 1 मोल सॉल्यूट डालोगे तो टेम्परेचर कितना से राइज कर रहा है, कितना हो जाता है सॉल्यूशन का 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या आप डेल्टा टीबी यहां पे लगा सकते हो, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या आपका होता है बताओ, यहां पे देखो मैं लिखता हूं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होगा, केबी इंटू एम होगा, बोलो हाँ या ना। अब एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बिकॉज 1 केजी सॉल्वेंट में हमने 1 मोल सॉल्यूट डाला है, तो मोलालिटी 1 हो जाएगी ना। तो डेल्टा टीबी क्या लिखोगे, डेल्टा टीबी को आप लिखोगे टीबीएस माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू क्या, केबी इंटू क्या 1 हो गया, मोलालिटी 1। अब ये कितना हो रहा है बताओ 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केबी। सो केबी का वैल्यू कितना आएगा बच्चे 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये किसके लिए हमने यूज किया, फॉर वाटर के लिए। हमेशा याद रखना बिकॉज जो केबी की वैल्यू है वो सॉल्वेंट का होता है, सॉल्यूट का नहीं होगा, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर वाटर है केबी का वैल्यू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, बट अगर वाटर यूज किया हुआ है और केबी का वैल्यू नहीं भी दिया हुआ है, यू हैव टू रिमेंबर कि केबी का वैल्यू फॉर वाटर होता है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बेंजीन है, ईथर है, एटसेट्रा कुछ भी होगा तो केबी की वैल्यू तुमको क्वेश्चंस में क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन पालने की जरूरत नहीं है ना, केबी का वैल्यू हमने देख लिया, कैसे कैलकुलेट कर लिया, आई होप कि समझ में आ गया होगा, राइट, क्लियर है। अब जरा देखो केबी का वैल्यू हम लोग एक और फॉर्मूले से यूज करेंगे, केबी इक्वल टू होता है आर टीबी स्क्वायर एम अपॉन में क्या डेल्टा एच वी, जहां पे आर तुम्हारा क्या हो गया गैस कांस्टेंट है, और गैस कांस्टेंट ये किसमें जूल में अगर दिया हुआ है यूज करना है तो ये यूज करोगे। टीबी क्या हो गया तुम्हारा बताओ, टीबी हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या सॉल्वेंट, बात समझ में आ रही है। एम क्या है, दैट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बच्चे,
और ये जो डेल्टा एच भी है, दिस इज हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये क्वेश्चन में तुम्हारा क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो अगर जूल में तो ये फॉर्मूला यूज करना, अगर कैलोरी में अगर यूज करना है तो केवी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्या, आर टीवी स्क्वायर, टी स्क्वायर ये वी हो गया अपॉन में क्या 1000 एलवी। ये कब यूज करना है, ये कब यूज करना है, जब आर की वैल्यू कैलोरीज में लेना है, कैलोरी में लेना है। ठीक है ना, तो आर यहां पे अगेन देखो गैस कांस्टेंट हो जाएगा, आर यहां पे क्या हो गया भाई, गैस कांस्टेंट। कब यूज करना है इसको, कैलोरी में अगर दिया हुआ रहेगा तो। और आर की वैल्यू कैलोरी के टर्म्स में कितना होता है बताओ, कैलोरी 2 कैलोरी पर ग्राम होता है ना। ठीक है, टीवी अगेन देखो, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या, प्योर सॉल्वेंट का। एलवी यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज अ latent heat of vaporization। एलबी क्या हो गया बच्चे, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हो गया। अगर मैं इसको देखो वाटर के केस के लिए अगर यूज करूं, मैं इसको वाटर के लिए अगर मैं उसको यूज करूं, के भी यहां पे देखो, अगर फॉर वाटर अगर मैं यूज करूं, फॉर वाटर, ठीक है ना, तो के बी का वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं तो ये क्या हो गया, आर टीबी स्क्वायर अपॉन में क्या एलवी, और ये क्या हो गया 1000। तो आर कैलोरी के टर्म्स में कितना हो गया बताओ 2। टेम्परेचर कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और देखो टीबी का वैल्यू हमेशा केल्विन में लेना, बात समझ में आ रही है ना, टीबी किस में लोगे, केल्विन में। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना होगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू कितना होता है 273 होता है ना, 100 में ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 373। तो 373 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 373 इंटू 373। और लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर का कितना 540 होता है इंटू 1000। इसको अगर कैलकुलेट कर लोगे तो ये अगेन आएगा कितना 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही ना। तो इस फॉर्मूले से तुम केवी का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, क्वेश्चन से भी आता है तो दिमाग में रखोगे, जैसे कैलोरी यहां से केवी का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और फिर अपने फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। बस अब यहाँ पे लास्ट हम लोगों को देखना है क्या, कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद फिर हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो दिस इज कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बच्चे, तो यहां पे जरा देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो गया के बी इंटू एम हो गया ना, किसी को कोई प्रॉब्लम। बेसिक फॉर्मूला तो आपको यही लर्न रखना है। एम क्या हो गया मोलालिटी, तो मोलालिटी का फॉर्मूला लिख दो, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ के बी इंटू क्या एम क्या है बताओ मोलालिटी। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में क्या बोलो मोलर मास ऑफ किसकी सॉल्यूट का हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, बोलो हाँ या ना। यहां से कैलकुलेट करेंगे इनटू क्या होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, यस और नो। तो यहां से क्या पुट कर लोगे ना, तो यहां से क्या करोगे मोलर मास निकाल लोगे। बोलो शॉर्ट में हम लोग सिंपली ऐसे लिखते हैं डेल्टा टीवी, जिसको फॉर्मूला आता है वो फटाफट लिख लेगा एक्स, बोलो हाँ या ना। एक्स क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू क्या हो गया 1000 अपॉन में क्या कर लोगे कैपिटल है, दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू क्या बोलो कुछ भी मान लो यहाँ पे वाई वगैरह, तो ये हो गया तुम्हारा क्या मास ऑफ सॉल्वेंट। यहां से फटाफट क्या करोगे, सब कुछ दिया हुआ रहेगा, डेल्टा टीवी के भी पता मुझे, तो क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते बच्चे, बोलो कैलकुलेट कर लोगे ना, बोलो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आओ हम लोग क्या करते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है ना। सो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुत इजी है, बहुत ही सस्ता है, इससे सस्ता मार्केट में तुमको कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक तो आया नहीं है, ठीक है, अभी तक तो नहीं आया, बहुत इजी है। एक हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट, यहाँ पे मैं लिखता हूं, ठीक है। क्वेश्चंस है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन is 353.23 Kelvin. Okay, when 1.80 gram of
a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. Okay, benzene, the boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Okay, so calculate the molar mass of solute. और यहाँ पे जो केवी का वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, 2.53। अब देखो डायरेक्ट इसमें केवी का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन बोलोगे सर आपने तो पैराग्राफ लिख दिया। बच्चे मैंने लिख नहीं दिया, बुक में जाओगे तो पैराग्राफ ही मिलेगा, बट पैराग्राफ देख करके बिल्कुल भी डरना नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है देखो, टेम्परेचर मेंशन करा हुआ है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, तो जैसे भी क्वेश्चन में बॉइलिंग पॉइंट दिखेगे तुम्हारा खोपड़ी क्या चलना चाहिए कि भाई ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का सवाल है। बात समझ में आ रही ना। अब देखो क्या क्या दिया हुआ ये जरा देख लो, क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज इतना, है ना। तो मतलब ये क्या दे रखा है बताओ, प्योर बेंजीन का, बेंजीन क्या जब प्योर लिक्विड है ना वो दिया हुआ है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। क्लियर है ना। तो ये तुम्हारा देखो क्या दे रखा बताओ, टी नॉट दिया हुआ है कितना, 353.23 केल्विन। पहले ये नोट डाउन कर लो। फिर क्या है कि व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्या कह रहा है कि जब 90 ग्राम बेंजीन में 1.80 ग्राम सॉल्यूट मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट कितना हो रहा है, रेज टू कितना, इतना। इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा बता, टीबीएस हुआ या नहीं हुआ, बोलो हुआ। तो ये कितना हो गया, 354.11 केल्विन हो गया बच्चे, बोलो। अब मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है ना, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है कितना है, 1.8 ग्राम। तो मान लो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो जो दिया हुआ है ना पहले उसको लिख लो, स्टार्टिंग में लिखो, फिर अपने आप दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। 90 ग्राम क्या था भाई, ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखो, स्टार्टिंग में तुमको क्या ऐसे लिखना, ठीक है ना। जब 2-4 क्वेश्चन बना लोगे तो फिर तुम्हारे लिए सिंपल है, जैसे नजर देखोगे पता चल जाएगा क्या क्या दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही ना। केवी का वैल्यू भी दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना। क्या कैलकुलेट करना, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट बताया ना, बोलो एक फॉर्मूला लगा दे, डेल्टा टीवी इक्वल टू भी बताया ना, केवी इंटू एम, बोलो। और एम क्या है बताओ, वही मास ऑफ सॉल्यूट पुट कर देंगे ना। अब डेल्टा टीवी क्या होता है बच्चे, टीबीएस माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू केवी इंटू क्या, मास ऑफ सॉल्यूट मान लो एक्स इंटू कितना 1000 अपॉन में क्या मोलर मास इंटू क्या मास ऑफ सॉल्वेंट। बोलो इस पे पुट कर दोगे ना, नहीं निकलेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं है। तो टीबीएस कितना दिया हो भाई, 354.11 केल्विन माइनस कितना 353.23, केवी का वैल्यू 2.53 है, एक्स क्या है मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ 1.8 इंटू कितना हो जाएगा 1000, मोलर मास कैलकुलेट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ 90 ग्राम। तो क्या आप ये कैलकुलेट नहीं कर लोगे, बोलो कैलकुलेशन कर लोगे ना, या मैं ही कर दूं, अरे यार वीडियो लंबा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन कर लोगे ना, बड़ा सिंपल है, फार्मूले में हमने क्या किया पुट कर दिया। ठीक है, देखते हैं दूसरा देखते हैं। एक्चुअली आज मैं कैलकुलेटर लेके बैठा हूं तो फिर मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, ठीक है, बट आई होप कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, और सॉल्यूशन चैप्टर का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है बच्चे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही आता है। मतलब ये समझ लो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे कमांड हो गया ना, सॉल्यूशन खत्म है, बाकी कुछ इसमें है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं, क्वेश्चन है 18 ग्राम ग्लूकोज ओके इज dissolved in 1 kg water at what temperature okay will water boil at
1.013 बार। ठीक है बच्चे, एंड केवी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 0.52। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो। 18 ग्राम ग्लूकोज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ वाटर। ओके, सो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 1000 ग्राम। 1 kg। मास ऑफ सॉलिड कितना है? 18 ग्राम। ठीक है, तो कहता है कि जब 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने डिसॉल्व किया 1 kg वाटर में, ठीक है, तो कहता है वो कितने टेम्परेचर पे बॉइल करेगा एट दिस प्रेशर। 1.1013 बार मीन्स क्या? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? ये बॉइलिंग पॉइंट किसका पूछ रहा है? सॉल्यूशन का पूछ रहा है। देख लो अच्छे से, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि जब 18 ग्राम डिसॉल्व किया 1 kg वाटर में, दैट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉइल। मीन्स डायरेक्टली क्या पूछ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो सबको पता है बॉइलिंग पॉइंट अपना क्या होता है, बताओ? टीबीएस माइनस क्या होता है? टीबी नोट होता है। बोलो हाँ या ना। इक्वल टू क्या? केबी इंटू एम। यही फॉर्मूला होता है ना। आप देखो टीबीएस पूछ रहा है ना, टीबीएस पूछ रहा है जी। बोलो हाँ या ना। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट करो ना, डेल्टा टीबी निकाल लो, डेल्टा टीबी निकालो। केबी कितना दिया हुआ? 0.52 दिया हुआ। हाँ या ना बोलो। मोलरिटी निकालना है तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 18 इंटू क्या? 1000 अपॉन में क्या? मोलर मास सॉल्यूट का क्या? ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज का कितना होता है? 180 होता है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 1 kg है। 1 kg का मतलब क्या? 1000। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। बोलो हाँ या ना। 18 से ये कट गया, कितना आ गया? बोलो 10 आ गया। बोलो हाँ या ना। 10 आ गया ना, और 10 आ गया तो 10 आने के बाद कितना होगा? 0.052 आ जाएगा। इतना आ गया वैल्यू। अब ये मेरा डेल्टा टीवी निकल गया, हाँ या ना। डेल्टा टीवी निकल गया ना, और तेरे को मालूम है कि डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? टीबीएस माइनस टीबी नोट। होएगा ही नहीं होएगा? होगा ना। बोलो अब डेल्टा टीवी कितना है? इतना दिया हुआ है ना। बोलो ये कितना हो जाएगा? 0.052। टीबीएस मुझे कैलकुलेट करना है, और ये कितना होता है बताओ? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। होता ही नहीं होता। या तो केल्विन में अगर लोगे तो कितना ले लोगे? 373 ले लो। एक ही बात है, ऑप्शन जिसमें हो। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में तो उसमें कर लेना, नहीं तो केल्विन में कर लोगे। ये कितना होता है बताओ? ये हो गया तुम्हारा 373.15 केल्विन होता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो टीबीएस निकालना है ना, तो टीबीएस इधर आगे क्या हो जाएगा बताओ? ऐड हो जाएगा। सिंपल। 373.15 प्लस 0.052 कर लोगे, वही तुम्हारा क्या आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया? ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इज the boiling point of a solution containing 1 gram substance, 1 gram substance dissolve in 83.4 gram of benzene is 80.175 degree centigrade. Okay, the boiling point of pure benzene is 80 degree centigrade. कहता था latent heat of vaporization of benzene is 90 calorie per gram. Okay, so calculate the
कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्वेश्चन एक बार पढ़ लो आप अच्छे से, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम सब्सटेंस दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट कितना 1 ग्राम, वेरी नाइस, डिसॉल्व 83.5 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट इज 80.175 डिग्री सेंटीग्रेड। कहता है कि 83.4 ग्राम बेंजीन में जब 1 ग्राम सब्सटेंस को डिसॉल्व कराया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 80.175 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब ये क्या है बताओ सॉल्यूशन का, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन, देखो टीबी नोट यहाँ पे दिया हुआ 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जैसे मेंशन किया हो ना, तुम समझ जाओ केवी का वैल्यू मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही ना। तो केवी का वैल्यू अगर कैलकुलेट करना नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो अभी बताए लैटेंट हीट वाला केस में फॉर्मूला क्या करोगे, आरटीबी का स्क्वायर अपॉन में क्या बोलो 1000 एलवी करोगे ना। तो आर कितना होता है कैलोरी के टर्म्स में बताया था 2 होता है, ठीक है। और इसमें क्या टेम्परेचर किसकी, प्योर सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का तुमको यूज करना है ना। तो प्योर सॉल्वेंट का 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको हमेशा किसमें लेना है बताओ, केल्विन में लेना है ना, केल्विन में लेना है ये। तो केल्विन इसमें क्या करोगे बताओ, 273 को में 80 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 273 में 80 ऐड करोगे तो 3, ये कितना 5, 353 आ रहा है। तो 353 इंटू क्या करोगे 353 अपॉन में क्या करेंगे 1000, और ये देखो कितना दे 90 दिया हुआ है, तो ये क्या हो गया 90, है ना। इतना कैलकुलेट कर लोगे। इस वैल्यू को अगर तुम कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा 2.77 आएगा, 2.77। तो यहां से मेरा क्या निकल गया केवी, देखो लंबा दिख रहा है बट क्वेश्चन में ऐसा कुछ दम नहीं है, बहुत इजीली कर सकते हो, बशर्ते थोड़ा पेशेंस रख करके एक बार देख लो क्या क्या दिया हुआ है। तो मेरा केवी निकल गया ना। अब केवी निकल गया, डेल्टा टीवी अगर तुम निकालोगे तो सॉल्यूशन का देखो ये दिया हुआ है ना कितना 80.175, और प्योर का कितना दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, -80 करोगे कितना आ जाएगा 0.175 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया ना डेल्टा टीवी। फॉर्मूला पुट कर दो, डेल्टा टीवी इक्वल टू क्या केवी इंटू एम। डेल्टा टीवी कितना हो गया बच्चे 0, इतना हो गया। केवी का वैल्यू निकाल लिया हमने 2.77। अब ये मोलरिटी है, पुट कर दो, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 1 ग्राम इंटू 1000 अपॉन में क्या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बात समझ में आ रही ना, वो मुझे मालूम नहीं है। तो एम और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई बेंजीन का, कितना दिया हुआ है 83.4 ग्राम है। तो 83.4 ग्राम है। क्या आप यहां से एम कैलकुलेट नहीं कर लोगे, कर लोगे ना, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है, कर लोगे भाई, ठीक है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फटाफट, तुम लोग फटाफट कर लेना। क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन राइट containing 1.5 gram of dichlorobenzene in 100 gram of benzene, 100 gram of benzene was higher by 0.268 degree centigrade. Calculate the molar mass of डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और केवी का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पे 2.65 केल्विन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन में दे रखा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोबेंजीन इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन, मीन्स 100 ग्राम ऑफ बेंजीन में 1.5 ग्राम डाइक्लोरोबेंजीन मिलाया, ठीक है ना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का क्या हाइयर हो जाता है, कितने
0.268 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाता है, एलिवेट हो रहा है, एलिवेशन देख लो क्वेश्चन में, मतलब ये आपका डेल्टा टीवी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? डेल्टा टीवी गिवन है ना, प्रॉपर सॉल्यूट और सॉल्वेंट करके नहीं दिया हुआ, सॉरी, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट करके नहीं दिया हुआ है। क्या कह रहा है कि जब 1.5 ग्राम डाइक्लोरोबेंजीन को 100 ग्राम ऑफ बेंजीन में ऐड करवाया तो कहता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितने से ज्यादा इंक्रीज हो गया? 0.268 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब डेल्टा टीवी आपका दिया हुआ है, तो डेल्टा टीवी आपका मालूम है कितना? 0.268 डिग्री सेंटीग्रेड। केबी आपको पता है, दिया हुआ क्वेश्चन में 2.65, तो मोलर मास से तो पूछ रहा है, पुट कर दो। क्या पुट कर दोगे? डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या कर दोगे? केबी इंटू एम कर देंगे। डेल्टा टीवी तुम्हारा 2.68 हो गया इक्वल टू 2.65 केबी हो गया इंटू एम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना? 1.5 इंटू कितना? 1000 अपॉन में क्या कर दोगे? मोलर मास क्या करना है? कैलकुलेट करना है, एम इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट कितना? 100। यहां से हम नहीं कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे ना। सो गाइस ये अपना क्या था? दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर अपने का होगा थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट इज डिफ्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड देन हम लोग पढ़ लेंगे क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के ऊपर मुझे भी न्यूमेरिकल्स का वीडियो लेकर के आऊंगा, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।